हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ मींस 450 प्लस। आज हम लोग देखेंगे टॉपिक इलेक्टोरल बॉन्ड्स। एंड हम लोग इसे क्यों देख रहे हैं, क्योंकि पिछले कई दिनों से ये न्यूज़ में है। बिकॉज द 5 जज बेंच इसकी सुनवाई कर रही है। ठीक है, इसके अगेंस्ट काफ़ी सारी पेटिशन डाली गई थी बाय फ्यू एनजीओज, जिनका मानना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के आने के बाद से हमारे यहाँ पर जो ट्रांसपेरेंसी हुआ करती थी वो और ज़्यादा इम्पैक्ट हुई है। राइट, तो इसके सभी एंगल्स जानेंगे। राइट, सो देखिए, अभी आज हम लोग अपने आप को लिमिट रखेंगे सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड के इशू से। बट सिर्फ ऐसा नहीं है कि इलेक्टोरल बॉन्ड ही एक इशू है पॉलिटिकल फंडिंग में। और भी बहुत से इश्यूज हैं, तो उसके बारे में पहले एक बार सुपरफिशियली बता देता हूँ। उसके बाद हम लोग इलेक्टोरल बॉन्ड पे चलते हैं। एफसीआरए एक्ट को भी अमेंड किया गया था। अ, ठीक है, एफसीआरए एक्ट 1976। इसमें क्या किया गया था, देयर वाज एन ऑनगोइंग केस जहां पर एलिगेशन थे कि दो नेशनल पार्टीज ने कुछ फॉरेन कंपनीज से फंडिंग ली है। ऑलराइट, तो ये कोर्ट केस चल रहा था। तो उस केस से ही छुटकारा पाने के लिए लोगों ने क्या किया, दी गवर्नमेंट, उन लोगों ने कहा कि हम इस एफसीआरए एक्ट को ही अमेंड कर देते हैं। ओके, तो इन 2016 एंड देन 2018 इन्होंने अमेंडमेंट किया। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट ये रेट्रोस्पेक्टिवली किया गया। ऑलराइट, यानी कि पहले जो आपने फंडिंग ली थी अब वो भी लीगल बना दी गई। अर्लियर इट वाज इलीगल, और वही आप पे एलिगेशंस थे कि आपने फॉरेन कंपनीज से फंडिंग क्यों ली है। तो इन्होंने ये अमेंडमेंट किए बाद में, और इसको लीगल बना दिया कि फॉरेन फंडिंग एक पॉलिटिकल पार्टीज को दी जा सकती है। तो वो केस पूरा नलीफाई हो गया। ऑलराइट, नो सी इसके इम्पैक्ट क्या होंगे। अगर ये फॉरेन कंपनी है कोई चीज, ठीक है, सपोज करो कोई माइनिंग कंपनी है, उसे माइन चाहिए कहीं पे। अब उसको करने के लिए उसको क्या करना है कि सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी जो भी रूल कर रही है उस वक्त, चाहे वो माइंड सेंटर के अंडर में आती हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आती हो, जो भी रूलिंग पार्टी होगी उसको इनडायरेक्टली कुछ फंडिंग देनी है। राइट, और आपका काम हो जाएगा। सो एलिगेशंस ये हैं कि इसने जो ब्राइब होती है और किकबैक जिसको कहते हैं हम लोग, ओके, इसको उल्टा लीगल बना दिया है। सो दिस वाज वन स्टेप जिसको रेट्रोग्रेड माना जाता है, कि इससे फॉरेन कंपनीज का जो इन्फ्लुएंस होगा वो हमारी पॉलिटिक्स में और ज्यादा बढ़ जाएगा। और ऐसा नहीं है कि इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री टू डू दिस, ऑस्ट्रेलिया ने भी ये किया था। इसके बाद काफी इनके पार्लियामेंट में एलिगेशंस लगी कि रूलिंग पार्टी के मिनिस्टर्स ने फॉरेन चाइनीज कंपनीज से फंडिंग लेकर कुछ ऐसे स्टेप्स लिए हैं जो कंट्री के बेस्ट इंटरेस्ट में नहीं है। ऑलराइट, तो फिर ऑस्ट्रेलिया ने अपने यहाँ पार्लियामेंट में दोबारा एक लॉ पास किया और उन्होंने फॉरेन फंडिंग को बैन किया। एंड शेमफुल थिंग इज दैट कि जिस साल 2018 में ऑस्ट्रेलिया में ये चीज बैन की जा रही थी, इसकी मिसयूज देखने के बाद, उसी साल 2018 में ही हमने इसको अलाउ किया। ऑलराइट, सो दिस वाज वन स्टेप जो कि शायद फॉरेन फंडिंग को और पीछे ले जाएगा। सेकंड वाज कंपनीज एक्ट 2013। इसमें दो इंपॉर्टेंट चेंजेस किए गए। अब देखिए ये सब क्यों आया, क्योंकि उसी टाइम एक न्यूज पब्लिश हुई थी दैट देयर वाज अ टाटा ग्रुप। राइट, उसे 25 लाख रुपीस की फंडिंग दी थी टू व्हेन मिस्टर मोदी वाज चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात। राइट, और ये जो 25 रुपीस की फंडिंग थी, ये कंपनी को अपनी बुक में दिखानी होती थी। ठीक है, जो एनुअल रिपोर्ट्स होती हैं इनकी, उसमें शो करनी थी कि हमने किस गवर्नमेंट को क्या पब्लिश किया है। तो अब इन्होंने यहाँ पर तीन स्टेप्स लिए जो कि और इस चीज को पीछे ले गया। पहला पहला प्रोविजन ये था कि पिछले 3 साल में यू शुड बी ए प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। राइट, इसको इन्होंने हटा दिया। नाउ इवन ए लॉस मेकिंग कंपनी कैन मेक पॉलिटिकल डोनेशन। अब एक बात बताइए, जो कंपनी ऑलरेडी लॉस में जा रही है वो क्यों डोनेशन देगी किसी पॉलिटिकल पार्टी को, और कहां से देगी मोस्ट इंपॉर्टेंटली। तो इस पे सबसे बड़े एलिगेशन ये लगते हैं कि इसकी वजह से शेल कंपनीज बहुत ज्यादा बन गई हैं। शेल कंपनीज, ओके, शेल कंपनीज क्या होता है, आज बनी, कोई बिजनेस है नहीं उनका, उन्होंने सिर्फ अपने ब्लैक मनी को रूट आउट कर दिया और बंद कर दी कंपनी को। राइट, तो शेल कंपनीज का सीधे काम है, आज कंपनी रजिस्टर होगी, ओके, कल को वो अपना पूरा जितना भी उसके पास पैसा है वो सब ट्रांसफर करेगी पॉलिटिकल पार्टी को एज अ फंडिंग। राइट, और उसके बाद इट विल शट डाउन। क्योंकि अब उसको कुछ शो ही नहीं करना है कि मेरी कंपनी पिछले 3 साल से चल रही है या मैं 3 साल से प्रॉफिट मेकिंग में थी, हमारी कंपनी, नथिंग टू शो। सो दिस इज वन बैकवर्ड स्टेप। सेकेंड, was there earlier there was a limit of 7.5% ही आप अपने प्रॉफिट का डोनेट कर सकते हो वहां पर। राइट, तो ये जो लिमिट थी 7.5%,
आपने इसको भी डिसमेंटल कर दिया, तो अब आपको जितना डोनेशन देना है दे दो। Right? तो इससे और ज्यादा ब्लैक मनी का सर्कुलेशन बढ़ा पॉलिटिकल फंडिंग में। ऑलराइट, एंड थर्ड एंड इंपॉर्टेंट थिंग जो इस इंसिडेंट से लेसन लिया गया कि अब जो भी डोनेशन देगी कंपनीज या कोई भी कॉर्पोरेट कंपनी किसी पॉलिटिकल पार्टी को, वो उन्हें अपनी बुक में शो करने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, क्योंकि जब मान लीजिए कि पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं बता रही है कि हमारे पास किस कंपनी से कितना पैसा आया, किस कॉर्पोरेट हाउस से, लेकिन उस कॉर्पोरेट हाउस को तो अपने इन्वेस्टर्स को बताना पड़ता था ना हर साल कि इतना पैसा हमें पॉलिटिकल डोनेशन दिया है हमने। तो ये तीनों स्टेप भी हमारी जो ट्रांसपेरेंसी थी उसको और ज्यादा पीछे ले गए। ऑलराइट, तो मैंने आपके साथ कंपनीज एक्ट डिस्कस किया जिसमें जो चेंजेस किए गए, एफसीआरए एक्ट डिस्कस किया। ऑलराइट, दिस एफसीआरए एक्ट इज रियली रियली डेंजरस। ऑलराइट, क्योंकि देखिए हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड फिर से एक बाइपोलैरिटी की तरफ जा रहा है। एक तरफ यूएसए है और वेस्टर्न कंट्रीज हैं, दूसरी तरफ चाइना है, रशिया एक्सिस है, और इनके साथ और भी बहुत कंट्रीज आने लगी हैं आजकल, चाइना और ईरान एंड सो ऑन। ऑलराइट, तो कहीं ना कहीं ये एक इन्फ्लुएंस करता है कि आप पॉलिटिकल फंडिंग देते रहिए और यहाँ इंडिया में जो पॉलिसी मेकिंग है, जो डिसीजंस हैं, उसको इन्फ्लुएंस करते रहिएगा। देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि बड़ी बड़ी जो फॉरेन की कंपनीज है, अदरवाइज आप खुद एक और चीज की, एक इंसिडेंट था वॉलमार्ट का, ठीक है, रिटेल एफडीआई एंड ऑल दैट। तो उस टाइम आज जो पार्टी पावर में वो बहुत खुल के विरोध करती थी, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये चीज अलाउ नहीं करनी चाहिए, बट अल्टीमेटली जब खुद पावर में आए तो यही चीज उन्होंने खुद अलाउ कर दी। तो आज फॉरेन कंपनी को अपने कोई काम कराने कोई दिक्कत नहीं, इस एक्ट में हम अमेंडमेंट कर चुके हैं, आप फॉरेन फंडिंग दे दीजिए हमारी पॉलिटिकल पार्टी को, आपका काम हो जाएगा। सो दीज टू एक्ट्स इन्होंने बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट की है। नाउ इसी के अलावा आईटी एक्ट में भी कुछ चेंजेस किए गए। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग वाज कि अब पॉलिटिकल पार्टीज को अपने जो इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू जो भी डोनेशन आएगा, ठीक है, वो तो रिपोर्ट करना है, लेकिन टिल 2000 रुपीज, इस पे अभी हम और डिटेल में बात करेंगे, 2000 रुपीज से लेस के जो डोनेशन आएंगे वो कैश में लिए जा सकते हैं और उनको रिपोर्ट करने की जरूरत भी नहीं है हमको। ठीक है, सो यू कैन से कि एनोनिमस डोनेशन आप कर सकते हो। तो सी अब वो लोग तर्क देते हैं कि 2000 इज ए स्मॉल अमाउंट, बट एक बात बताइए, जहां आज इंडिया में लोग 10 रुपीज भी यूपीआई से कर सकते हैं या ऑनलाइन ट्रांसफर करते हैं, इवन छोटी छोटी शॉप्स पे भी, वहां 2000 कैसे छोटा अमाउंट हुआ? इसको भी फिर आपने ऑनलाइन ही क्यों नहीं रखा? अभी इलेक्ट्रल बॉन्ड में हम देखेंगे कि चीजें ऑनलाइन रखी गई हैं, ठीक है, आप डिमांड ड्राफ्ट से दीजिए चाहे नेट बैंकिंग से दीजिए, बट फिर ये 2000 की लिमिट क्यों? इसकी जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली बात है कि पहले ये लिमिट 20,000 हुआ करती थी, और 20,000 तक आप कैश डोनेशन ले सकते थे। इस लिमिट को रिड्यूस करके 2000 किया गया, बट 2000 करने की भी क्या जरूरत थी? जब आज आपका यूपीआई इतना सक्सेसफुल है कि आप 10-50 रुपीज भी ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हो, तो फिर दिस 2000 को कैश रखने की कोई जरूरत थी नहीं। राइट, तो चलिए अब फिलहाल हम आ जाते हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड पे, बाकी इश्यूज आपको बता दिए, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स पे आ जाते हैं। ठीक है, अब इसमें दो चीजें आती हैं, एक तो प्रिंसिपल ऑफ एनोनिमिटी एंड राइट टू नो। देखिए एक डोनर, ठीक है, अगर आप डोनर हो, आपने आज किसी पार्टी को फंडिंग दी, राइट, सपोज कि आपके स्टेट में कोई ऑपोजिशन की पार्टी है, ठीक है, कांग्रेस पार्टी है या समाजवादी पार्टी है, ठीक है, इस तरह की, तो आपने स्टेट लेवल पर वो फंडिंग दे दी। ओके, तो क्या आप नहीं चाहोगे कि ये चीज एनोनिमस रहे और कहीं सेंट्रल लेवल पे बैठी हुई पार्टी ये ना कहे कि आपने हमारे ऑपोजिशन वालों को फंडिंग की है, नाउ वी विल इंटिमिडेट यू। राइट, सो वन थिंग इज श्योर कि हाँ, अगर मैं कहीं डोनेशन दे रहा हूं तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि ये मेरी एनोनिमिटी या मेरी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करके रखे। ठीक, तो ये एक डोनर के पॉइंट ऑफ व्यू से वैलिड है, बट एट द सेम टाइम एक वोटर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए अब, ठीक है, अंडर आर्टिकल 19 हमारा राइट टू इन्फॉर्मेशन जो इसी में फॉलो करता है, अंडर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो उसमें क्या एक वोटर को अधिकार नहीं है ये जानने का कि वो जिस पॉलिटिकल पार्टी को वोट देना चाह रहा है उस पॉलिटिकल पार्टी के पास फंड कहाँ से आ रहे हैं? राइट, अगर कोई कॉर्पोरेट हाउस उसको फंड दे रहा है, ठीक है, और कल को वो कोई ऐसा प्रोजेक्ट लेकर आता है जिसमें मेरी ही जमीन जानी है, राइट, तो एटलीस्ट आई शुड हैव नॉलेज ना कि इस जिस पार्टी को मैं वोट देना चाह रहा हूँ उसमें अधिकतर फंड कहाँ से आ रहे हैं। राइट, तो यही दो कंसेप्ट हैं जो क्लैश कर रहे हैं इसमें, जो सुप्रीम कोर्ट एग्जामिन करना चाहता है कि प्रिंसिपल ऑफ एनोनिमिटी को हम ज्यादा वेट दें जो कि गवर्नमेंट का स्टैंड है, ओके, सेंटर का, या राइट टू नो जो कि हमारे जो एनजीओ वगैरह जो पेटिशन डाले हुए हैं जैसे एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, और इनका कहना है कि राइट टू नो शुड बी गिवन मोर वेटेज।
राइट, क्योंकि जब तक वोटर को पता नहीं होगा कि जिस पार्टी को मैं चुनने जा रहा हूँ उसको फंडिंग कहाँ से मिल रही है, तब तक वो ये श्योर नहीं होगा कि ये पार्टी मेरे वोट की ज्यादा वैल्यू करेगी और मेरे लिए काम करेगी, या ये पार्टी उस कॉर्पोरेट हाउस उन लोगों के लिए काम करेगी जहां से इसको फंड मिल रहे हैं। राइट, तो आई थिंक कि वोटर के राइट टू नो को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए, बिकॉज फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए बहुत जरूरी है कि एक ट्रांसपेरेंसी हो, एक क्लैरिटी हो कि पार्टी किस तरीके से काम कर रही है और किसके लिए कर रही है। ऑलराइट, अब हम आ जाते हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड में। तो इसके बारे में दो बात याद रखिए। फर्स्ट, इट इज इंटरेस्ट फ्री, ठीक है, चाहे आप 1,000 की खरीदें या 1 करोड़ की, ठीक है, इट शुड बी इंटरेस्ट फ्री। सेकेंड, इट फंक्शन लाइक ए बियर इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। आपका कोई आइडेंटिटी उस पर नहीं लिखी हुई है, आपका कोई नाम नहीं लिखा है, आपने सिर्फ, आप बैंक जाएंगे, ठीक है, वहां पे ऑब्वियसली आपके केवाईसी नॉर्म्स वगैरह एप्लीकेबल होंगे उसमें। राइट, आप या तो डिमांड ड्राफ्ट के फॉर्म में खरीद सकते हैं उसको, या नेट बैंकिंग के थ्रू परचेज कर सकते हैं। आपने परचेज कर लिया, नाउ जस्ट डिपॉजिट इट विद ए पॉलिटिकल पार्टी एंड आपका काम खत्म। उसके बाद ये पॉलिटिकल पार्टी, एंड हाँ, ये 10 डेज की विंडो ओपन की जाती है इसके लिए, जब आप परचेज कर सकते हैं इसे। साल में एटलीस्ट 4 बार की जाती है, 4 टाइम्स, राइट, इन मंथ ऑफ जनवरी एंड अगले 3-3 महीने के गैप से। ओके, सो पहली बात तो कि आपने इसको ऑनलाइन खरीदा है, तो ऑब्वियसली बात है कि आपकी जो भी डिटेल्स होंगी वो एटलीस्ट एसबीआई बैंक के पास तो है, क्योंकि आप उसी की ब्रांच से खरीद सकते हो। और एसबीआई किसके अंडर में आता है? गवर्नमेंट के अंडर में। तो अगर गवर्नमेंट को कभी इस तरह का डेटा चाहिए होगा तो एसबीआई से वो ले सकता है, ठीक है। बट दूसरी अगर पॉलिटिकल पार्टीज को चाहिए तो वो नहीं ले सकती, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक डिफरेंस क्रिएट करता है रूलिंग पार्टी में और अदर पार्टीज में, क्योंकि सिर्फ रूलिंग पार्टी ही इस डेटा को एक्सेस कर सकती है, किस किसने इलेक्टोरल बॉन्ड परचेज करे हमें बताइए, ठीक है। फिर वो उनको इंटिमिडेट कर सकती है कि आपने दूसरी पार्टी को फंडिंग दी है, तो अब आपको हमारे यहाँ से कोई प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। सेकेंड इज कि आपको ये 10 डेज की विंडो खुलेगी तब परचेज करना है, फिर आप पॉलिटिकल पार्टी को जाके सबमिट कर सकते हो और उन्हें 15 डेज में इसको एनकैश करना होगा, विद इन 15 डेज। ओके, सो यू कैन से कि इनकी जो लाइफ है इलेक्ट्रल बॉन्ड की, इट इज जस्ट 15 डेज, ताकि मिसयूज रोका जा सके। ओके, एनकैश करना होगा और सिर्फ उसी अकाउंट में करेंगे आप जो आपने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास रजिस्टर करवाया होगा। ऑलराइट, यहां तक क्लियर है? ओके, अब ये इंट्रोड्यूस कैसे किया गया? तो ये इंट्रोड्यूस किया गया फाइनेंशियल बिल 2017 से एंड नोटिफाइड किया गया है 2018 जनवरी में, ठीक है। अब देखते हैं एलिजिबिलिटी कि कौन कौन इसको परचेज कर सकता है। तो डोनर की अगर बात करें तो कोई भी सिटीजन हो इंडिया का, ठीक है, या फिर कोई भी बॉडी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, बॉडी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, दे कैन परचेज दीज बॉन्ड्स। ओके, एंड ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इसको सिंगली ही परचेज करें, आप अकेले भी कर सकते हैं, बट एट द सेम टाइम यू कैन ऑल्सो बाय इट जॉइंटली। Right, these are three features that you should remember about this electoral bond, and they are interest free and bearer instrument, ठीक है, मतलब ऑन डिमांड ही दिए जाते हैं। नेक्स्ट इज कि पॉलिटिकल पार्टीज, इनकी एलिजिबिलिटी क्या है। सो देखिए, हमने आरपीआई एक्ट के बारे में न्यूज़पेपर के डिस्कशन के साथ देखा कई बार। आरपीआई एक्ट 1951, इसके अंडर में एक सेक्शन था 29A, वो मैंने बार बार बताया तो मुझे याद है, बट ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि आप उसको सेक्शन नंबर भी याद रखें। सिर्फ ये प्रोविजन हमसे ये कहता है कि एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो, फर्स्ट थिंग इज कि वो रजिस्टर्ड हो, ठीक है, रजिस्टर्ड विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अंडर दिस एक्ट। रजिस्टर्ड होने के साथ साथ उसने पिछले लोकसभा या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में एटलीस्ट 1% वोट हासिल किए हों, ठीक है, तो ऐसी ही पॉलिटिकल पार्टी एलिजिबल होगी। ऐसा नहीं है कि आज आप इलेक्शन कमीशन के पास गए, आपने रजिस्टर कर दिया कि हम 100-200 लोग हैं, हम लोग अपनी पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर करना चाहते हैं, और फिर आप फंडिंग इकट्ठी करना शुरू कर दें इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू। नहीं कर सकते। पिछले इलेक्शन में आपको एटलीस्ट 1% वोट मिलने चाहिए, तभी आप एलिजिबल होगे। ऑलराइट, सो कीप दिस इन माइंड, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। नाउ फंक्शन कैसे कर दिए? तो एसबीआई की ब्रांच, किसी भी ब्रांच से आप इसको परचेज कर सकते हैं। साल में 4 बार 10 डेज की विंडो ओपन की जाती है, स्पेशली व्हेन इलेक्शन इज अराउंड कॉर्नर। तो आप जनवरी में ले सकते हैं, आप इसको अप्रैल में ले सकते हैं, देन जुलाई एंड देन अक्टूबर। और बाकी सेंटर चाहे तो ऑब्वियसली इसमें चेंजेस कर सकती हैं। ये इसमें डिनोमिनेशन आप 1,000 रुपए से लेकर 1 करोड़ तक के फॉर्म में खरीद सकते हैं। और यही इसका सबसे बड़ा लूप होल दिखाता है कि देखिए, अभी तक जो फंडिंग आ रही है ना इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू, उसमें से 90% फंड, 90% बॉन्ड जो आई है वो 1 करोड़ के डिनोमिनेशन की आई है।
राइट। तो ये दिखाता है कि ये आम आदमी या आम नागरिक तो नहीं डोनेट कर रहा है, ये बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस ही डोनेट कर रहे हैं। और डोनेट क्या कर रहे हैं, वो एक तरह की किकबैक है या ब्राइब है गवर्नमेंट से दूसरी तरीके से एडवांटेज लेने की। राइट। नेक्स्ट इज यहाँ पर डोनर का जो नाम है वो तो कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा, बट ओबियस सी बात है कि क्योंकि केवाईसी नॉर्म एप्लीकेबल है, नेट बैंकिंग एप्लीकेबल हो रही है, डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू आप कर सकते हैं, तो एनी हाउ एसबीआई के पास तो वो डेटा है कि किसने ये इलेक्ट्रल बॉन्ड परचेज किया है। ऑलराइट। और ये डेटा अगर गवर्नमेंट एक्सेस करना चाहे तो वो बिल्कुल कर सकती है, बट दूसरी पार्टी से एक्सेस करना चाहे तो नहीं कर सकती। ऑलराइट। नाउ इसके लिए जो पॉलिटिकल पार्टीज होंगी उन्हें एक सेपरेट अकाउंट मेंटेन करना होगा, सेपरेट अकाउंट, एंड दिस अकाउंट शुड बी डिस्क्लोज टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तभी तो पता चल रहा है ना कि इलेक्टोरल बॉन्ड से कितना पैसा आ रहा है पॉलिटिकल पार्टी के पास, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि अराउंड 70% एटलीस्ट इस साल अराउंड 70% जितना पैसा आया है टोटल इलेक्टोरल बॉन्ड से वो अकेले रूलिंग पार्टी एट द सेंटर को गया है। राइट। बहुत ज्यादा होता है, तो लेवल प्लेइंग फील्ड अफेक्ट होती है उससे इलेक्शंस में। नेक्स्ट इज कि ये जो बॉन्ड है ये वैलिड रहेंगी सिर्फ 15 डेज के लिए, और जो भी पार्टी को आप डोनेट करेंगे वो इसको एनकैश कर सकती हैं विद इन दिस डेजिग्नेटेड अकाउंट ओनली। राइट। तो ये हमने फीचर्स जान लिए इसके। अब हम लोग देख लेते हैं सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस क्या है इसके, क्यों लाए गए थे। अब देखिए मैंने आपको इंडियन एक्सप्रेस के डिस्कशन में ही बताया था कि जब अरुण जेटली चीज को पेश कर रहे थे उन्होंने कहा था कि यार पॉलिटिकल फंडिंग बहुत बड़ा इशू है इंडिया में। ओके। तो पहली बात इनकी अच्छी थी। दूसरा कि आज तक पॉलिटिकल फंडिंग को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए कोई स्टेप नहीं लिया गवर्नमेंट ने, तो वो भी सुनने में अच्छा लगा कि चलिए फाइनली गवर्नमेंट रियलाइज कर रही है एंड कुछ करने वाली है इसके लिए। बट थर्ड स्टेटमेंट ही सेड अबाउट दिस इलेक्टोरल बॉन्ड एंड इट शैटर्ड ऑल द होप्स, क्योंकि इसने जो थोड़ी बहुत ट्रांसपेरेंसी थी जो हमने देखा ऊपर कि आप 7.5% प्रॉफिट डोनेट कर सकते हो, यू शुड बी प्रॉफिट मेकिंग फॉर पास्ट 3 ईयर्स। ऑलराइट। देन उस कॉर्पोरेट को अपनी एनुअल बुक में बताना होगा कि हमने डोनेट किया है किसी पार्टी को इतना पैसा। तो ये सब प्रोविजन आपने हटा दिए, आप इलेक्ट्रल बॉन्ड ले आए जहां पे पूरा एनोनिमसली आप डोनेशन ले सकते हो। ओके। आपको बताने की भी जरूरत नहीं है कि कहाँ से किसने दिया और कितना दिया है। तो ये सब रेट्रोग्रेड स्टेप्स थे, उस वक्त तो लोगों को नहीं समझ में आया, बट नाउ एवरीवन इज रियलाइजिंग कि इससे कितना हार्म हुआ है। नेक्स्ट इज तो चलिए सिग्निफिकेंस क्या बताए गए थे जब इसको लेकर आए थे। इनका कहना था कि देखिए इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी। पहले 20,000 रुपीज तक कैश डोनेशन अलाउड था। राइट। तो उसमें क्या हो रहा था कि बड़ा अमाउंट भी आता है अगर 1 करोड़ रुपए, तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ तोड़ के लाया जाता था और ये कैश डोनेशन रिपोर्ट नहीं किया जाता था इलेक्शन कमीशन को। ठीक है। तो इसमें ब्लैक मनी का सर्कुलेशन ज्यादा था, बिल्कुल था। तो उन्होंने कहा कि देखिए इसको हम ट्रांसपेरेंट करेंगे, तो हम इलेक्ट्रल बॉन्ड लेकर आए जो कि सोल्ड हो सकती है सिर्फ एसबीआई की ब्रांच के थ्रू। ओके। और जो भी इंडिविजुअल्स को परचेज करेगा उसको केवाईसी नॉर्म्स अप्लाई होंगे। राइट। तो फर्स्ट रीजन वॉज कि ट्रांसपेरेंसी आएगी इससे। सेकेंड कि हम लोग इसका जो मैच्योरिटी पीरियड है वो बहुत शॉर्ट रखेंगे, लाइक जस्ट 15 डेज, तो इसका मिसयूज कम होगा। ठीक है। ऐसा नहीं है कि आज ले लिया फिर इलेक्शन आएगा तब एनकैश करेंगे, ऐसा नहीं है। 15 डेज में एनकैश करना होगा, वो भी उसी अकाउंट में जो कि आपने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ रजिस्टर किया है। बट 15 डेज तो बहुत ज्यादा होता है। अगर आज पॉलिटिकल पार्टी ने सबमिट कर दिया ना अपने अकाउंट में ये बॉन्ड, तुरंत सेम डे एनकैश हो जाता है। ओके। ये सब प्रोसेस बहुत फास्ट है हमारे यहाँ। नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन ऑफ एनोनिमिटी। अब देखिए एनोनिमिटी एक डोनर के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्वियसली मैं चाहूंगा कि अगर मुझे किसी भी वजह से, चाहे मैं अपनी मर्जी से दे रहा हूँ कैसे भी देना पड़े, अगर मैं दे रहा हूँ तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि कल को अगर दूसरी पार्टी जीत जाए तो ऐसा ना हो कि पोस्ट पोल वो मुझे हॉन्ट करना शुरू कर दे, ठीक है, हैरेस करना शुरू कर दे या इंटिमिडेट करना शुरू कर दे। राइट। अगर सपोज कि मैं एक छोटे एरिया से हूँ और मैं एक स्कूल रन करता हूँ, राइट, तो और वहाँ के जो लोकल एमएलए हैं उनको मैं फंडिंग दे दूँ और वो हार जाए और दूसरा जीत जाए, ठीक है, तो फिर ये मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि ये बात पब्लिक में पता हो कि मैंने किसको डोनेट किया था और फिर वो एक रिवेंज वाली पॉलिटिक्स शुरू हो जाए। राइट। तो हाँ, डोनर के पॉइंट ऑफ व्यू से एनोनिमिटी होनी चाहिए, ये बात तो फैक्ट है। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी। तो इस अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए इन्होंने क्या किया कि हम उसी अकाउंट में आप एनकैश कर सकते हो जो आप सेपरेटली मेंटेन करोगे और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास रजिस्टर करोगे, ठीक है, ताकि वहां पे दिखे कि कितना पैसा आया किस पार्टी के पास। और बस प्रॉब्लम ये है कि इस एनोनिमिटी को मेंटेन करने के चक्कर में हमने ये ऐसा कर दिया है कि आप ये नहीं जान सकते कि किसके पास से आया है, तो वो किकबैक एंड ब्राइब्स बहुत ज्यादा चल रही हैं। नेक्स्ट इज प्रिवेंट द सर्कुलेशन ऑफ ब्लैक मनी। भी ब्लैक मनी सर्कुलेशन क्यों था, ड्यू टू दिस 20,000 रुपीज कैश अलाउ था।
ठीक है, तो उसको छोटे छोटे अमाउंट में करके सर्कुलेट किया जाता था कैश में। ठीक है, कई बार आप लोग इलेक्शन टाइम देखते हो कि ट्रक भर के पैसा निकला कहीं से। तो इसको इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या किया, तो हमने 20,000 की लिमिट को कैश डोनेशन की लिमिट लगा दी अब 2,000 से ऊपर आप कैश डोनेट नहीं कर सकते। 2,000 के ऊपर आपको इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू ही डोनेट करना होगा। बट दी अगेन दी क्वेश्चन इज व्हाई इवन दिस 2,000 रुपीज व्हेन यू हैव समथिंग लाइक यूपीआई इन इंडिया, जो पूरे वर्ल्ड ओवर मान रहा है कि इंडिया की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ऑलराइट, तो ये इसके सिग्निफिकेंस जो उस वक्त गवर्नमेंट ने बताए थे कि इससे ये फायदे होंगे। नाउ अब देखते हैं कि चैलेंजेस क्या है इसमें। ठीक है, क्योंकि अब ऑलमोस्ट इट्स बिन 5 ईयर, मोर देन 5 ईयर रनिंग दिस स्कीम। सो लेट्स सी व्हाट आर द चैलेंजेस। फर्स्ट फर्स्ट इज कि ये हमारे राइट टू नो के अगेंस्ट जाता है। एज अ वोटर आई वांट टू नो कि अगर मेरे यहाँ सपोज कि मेरी सिटी जो है वो अमृत मिशन में आई है, राइट, और इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने के लिए प्रोजेक्ट दिया गया है किसी गुजराती कंपनी को, कि जो कि हमारे स्मॉल टाउन में हुआ था। ठीक है, एग्जैक्टली। तो वी वांटेड टू नो कि इस कंपनी ने क्या किसी तरह की पॉलिटिकल फंडिंग दी है रूलिंग पार्टी को जो इसको ये प्रोजेक्ट मिला। मतलब राइट टू नो शुड बी देयर। हमें पता होना चाहिए कि हमने जिनको वोट दिया है वो अगर कोई फंडिंग ले रहे हैं तो कहाँ से ले रहे हैं। राइट, सो ओके, हाँ, वो मैं ऊपर आपको बता ही चुका हूँ कि ये हमारे पार्ट अंडर आर्टिकल 19 आता है, राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। उसी में हमारा है कि वी हैव दैट राइट टू इंफॉर्मेशन, वी हैव दैट राइट टू नो। राइट, नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन एसिमेट्री। सो अगेन एज आई टोल्ड यू अबाउट दैट एसबीआई ब्रांचेस के थ्रू शो हो रहा है। एसबीआई क्या है, एक गवर्नमेंट बैंक है जो कि गवर्नमेंट के अंडर में होता है। और तो गवर्नमेंट इस डेटा को आरबीआई से कभी भी एक्सेस कर सकती है कि हमें ये बताइए कि क्या एक ये पर्टिकुलर फलाना कॉर्पोरेट हाउस ने कोई इलेक्ट्रल बॉन्ड परचेज किए थे आपसे। ओके, तो इस तरह की चीजों की वजह से प्रॉब्लम हो सकता है कि गवर्नमेंट तो एक्सेस कर सकती है एसबीआई से डेटा, बट दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो तो नहीं कर सकती ना। तो इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री क्रिएट करता है ये, यहाँ पर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। नेक्स्ट इज कॉर्पोरेट डोनेशन। तो अगेन यहाँ पर वही बातें आपको करनी है, दैट इज 7.5% की जो लिमिट थी उसको आपने हटा दिया। दूसरा कि प्रॉफिट मेकिंग होनी चाहिए ये कंपनी, आपने इस प्रोविजन को भी हटा दिया। थर्ड कि आपको अपनी एनुअल बुक में अब शो नहीं करना है, तो इससे भी और एनोनिमिटी बढ़ गई। ऑलराइट, तो इससे क्या हुआ है, सबसे बड़ा लॉस कि शेल कंपनीज बहुत ज्यादा परकुलेट हुई है। मैं आज कंपनी बनाऊंगा, मेरे पास जितना ब्लैक मनी है मैं उसको पॉलिटिकल फंडिंग के फॉर्म में इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद के डोनेट कर दूंगा, और वो मेरा पैसा ब्लैक का व्हाइट हो गया। ठीक है, और मैं शेयर कंपनीज को शट डाउन कर दूंगा। मैं एक पॉलिटिशियन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ कि एक पॉलिटिशियन को क्या करना होगा अपने ब्लैक मनी को व्हाइट करने के लिए, सिर्फ यही करना है, शेयर कंपनी बनाइए, रजिस्टर कीजिए, अगले दिन बंद कर दीजिए। नो इन्फ्लुएंस ऑफ फॉरेन फंडिंग, तो ये जो हमने रिमूव की है ना, कि अब कोई दिक्कत नहीं है, आप एफसीआरए एक्ट में हमने जो अमेंडमेंट किया है, ओके, इस वजह से फॉरेन फंडिंग, तो ये कहीं ना कहीं एक स्कोप छोड़ देता है हमारी डोमेस्टिक पॉलिसीज के इन्फ्लुएंस के लिए। आज फॉरेन फंडिंग के थ्रू कंपनीज इन्फ्लुएंस कर सकती हैं हमारी कंपनी की पॉलिसीज को, डिसीजन मेकिंग को। राइट, फॉर एग्जांपल अभी जो फॉरेस्ट राइट एक्ट में अमेंडमेंट होने वाले हैं उसमें हमने लूपहोल्स देखे थे। ओके, तो क्या हो जाएगा कि जो ट्राइबल लैंड है उसको कैप्चर करना इजी हो जाएगा। ओके, और अधिकतर फॉरेस्ट में ही हम लोग के माइनिंग प्रोजेक्ट्स वगैरह आते हैं। राइट, नेक्स्ट इज क्रॉनिक कैपिटलिज्म। सो अगेन सेम थिंग इज कि कॉर्पोरेट जैसे डोनेशन करेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि वो कुछ किसी वजह से कर रहे होंगे ना। अगर किसी को हाईवे प्रोजेक्ट चाहिए तो क्या करना है, अगर अगर 5,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो आप बस 10-20 करोड़ दे दीजिए पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्ट्रल बॉन्ड के फॉर्म में और आपको प्रोजेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो जो ब्राइब्स होती थी, जो किकबैक्स होती थी, दे ऑल गॉट लीगल। क्योंकि अब कोई डर ही नहीं है आपको रिश्वत देने में। पहले रिश्वत देना, रिश्वत लेने में डर होता था, बट आज क्या है, मैं तो वो दे रहा हूँ, इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू डोनेशन दे रहा हूँ, और ये डोनेशन मुझे अपनी एनुअल बुक में शो भी नहीं करना है, तो वो भी डर खत्म हो गया। राइट, ओके, सो क्रोनल कैपिटलिज्म इसलिए अभी पिछले 8-10 साल में जो हम लोगों ने देखा है वो बढ़ता ही जा रहा है। और अब याद कीजिए गंगा एक्सप्रेसवे, जो कि अभी हमारे सीएजी की रिपोर्ट आई थी, उसमें क्या कहा गया था कि 18 करोड़ पर किलोमीटर के हिसाब से ये रोड बनना था, बट यहाँ पर 250 करोड़ पर किलोमीटर के हिसाब से ये रोड बना है। ऑलराइट, इतनी कॉस्ट आई है, जबकि एक्सपेक्टेड थी कि ये आनी चाहिए बट ये आई है। तो दिस इज अ मैसिव लेवल ऑफ करप्शन। और ये सब क्यों होता है,
क्यों? क्योंकि अगर एज अ बिल्डर या एज अ कॉर्पोरेटर मैं आज ये कॉस्ट एस्केलेट कर रहा हूं, तो obvious सी बात है उसका कुछ परसेंटेज शेयर मुझे एक पॉलिटिकल पार्टी को दे देना होगा, जो भी रूल कर रही होगी, राइट? नेक्स्ट इज, अब इससे ये जो लार्ज डोनेशन वगैरह हो रहे हैं, तो इससे क्या होगा, अल्टीमेटली पॉलिसी मेकिंग इन्फ्लुएंस हो रही है ना गवर्नमेंट की। देन वन मोर, ये एक और प्रोविजन है जिस बेसिस पर चैलेंज किया गया है कोर्ट में, कि राज्यसभा की स्क्रूटिनी से पास करने के लिए इसको क्या किया गया, इसको एज अ मनी बिल प्रेजेंट किया गया। जबकि मनी बिल के अगर आप फीचर्स देखेंगे अंडर आर्टिकल 110, तो ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है इसमें जो मनी बिल की डेफिनेशन में फॉल करता हो। और आपको पता है कि मनी बिल की जब बात आती है, तो राज्यसभा के पास बहुत कम अथॉरिटी है, वो इसको ज्यादा कर नहीं सकती, वो सिर्फ इसको डिस्कस कर सकती है, वो भी मैक्स 14 डेज के लिए। ऑलराइट, वो इसको रिजेक्ट नहीं कर सकती, कोई जॉइंट सीटिंग का प्रोविजन नहीं, कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये भी एक इंटेंशन दिखाता था कि कहीं ना कहीं शायद इसमें कुछ प्रॉब्लम है इस बिल में, इसलिए इसको आनंद फानंद में मनी बिल के फॉर्म में पास किया गया। नो, अब बात कर लेते हैं तो फिर क्या करें, व्हाट इज द वे आउट, कि इसको कैसे इंप्रूव किया जाए। अब देखिए, स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन, जब स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन की बात आती है ना, तो ये होता है कि गवर्नमेंट पैसे देगी पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए, वो इस तरह से रेज नहीं कर सकते फंड। तो अब इसमें तो फिर बात ये आ जाएगी, ये टैक्स पेयर है, राइट? वो टैक्स पेयर, क्या आप टैक्स पेयर का पैसा एक पॉलिटिकल पार्टी को दोगे कि आप इलेक्शन जीतने के लिए यूज कर सकते हो इसको? वो भी मॉरली जस्टिफाई नहीं है, राइट? एंड सेकंड थिंग इज कि अगर मैं टैक्स पेयर हूं और मैं किसी एक पर्टिकुलर पार्टी की आइडियोलॉजी से एग्री नहीं करता, ऑलराइट, तो मेरा टैक्स का पैसा तो उस पार्टी को भी दिया जाएगा ना इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए। तो ये भी मुझे पसंद नहीं आएगा कि जिस पार्टी की आइडियोलॉजी मुझे बिल्कुल गलत लगती है, उस पार्टी को भी पैसा दिया जा रहा है मेरे टैक्स के पैसे में से, राइट? तो स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन में ये दो इशू थे। दूसरा, कुछ चीजें जैसे कि एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में या टेलीविजन चैनल पे, ये फ्री कर दी जाए, ठीक है, स्टेट की तरफ से, जैसे डीडी नेशनल वगैरह पे, ठीक है, रेडियो पे, ऑलराइट, या जो अखबार हैं उनमें। तो ये अगर फ्री कर दी जाए, तो वो कहीं ना कहीं यही कहलाएगा कि आपका जो एडवर्टाइजमेंट का खर्चा है वो स्टेट उठा रहा है, ओके, स्टेट इज फंडिंग दिस एडवर्टाइजमेंट, आपको खुद करने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, तो ये रिकमेंडेशन दिया गया था बाय इंद्रजीत गुप्ता कमेटी, इंद्रजीत गुप्ता कमेटी, ओके। इन्होंने कहा था कि स्टेट फंडिंग होनी चाहिए, लेकिन ये स्टेट फंडिंग सिर्फ रिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज को ही अलाउ होनी चाहिए। अब रिकग्नाइज पार्टी के लिए जो क्राइटेरिया है नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, वो आप अपनी लक्ष्मीकांत से देख सकते हैं, ऑलराइट, कि आपके पास एटलीस्ट 4 लोकसभा सीट होनी चाहिए या 3 अलग अलग स्टेट से आनी चाहिए, एंड सो ऑन। वो जो क्राइटेरिया वहां से देख लेना, ऑलराइट। तो स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन सजेस्ट की गई थी, और ये क्यों की गई थी, क्योंकि यही सब होता है जापान में, जर्मनी में देख लीजिए, राइट, या इवन कनाडा में देख लीजिए, जिसके साथ अभी हमारे रिश्ते थोड़े डाउनफॉल पे हैं, या स्वीडन जैसी कंट्री जहाँ करप्शन में सबसे बेस्ट मानी जाती है कि बिल्कुल करप्शन नहीं होता है यहाँ, और तो इनमें स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन चलता है। लेकिन देखिए वहां पे क्या है, उनकी पॉपुलेशन बहुत कम है, हमारे यहाँ ऑलमोस्ट 90 करोड़ वोटर्स हैं, राइट, एंड ओवर 2000 रजिस्टर्ड पार्टी, मैं रजिस्टर्ड बोल रहा हूँ, ठीक है, रिकग्नाइज रिकग्नाइज तो कम है, बट अगेन, तो इसका एक और सॉल्यूशन दिया गया है कि फिर एक काम करते हैं, पार्शियल स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन कर देते हैं। ये पार्शियल स्टेट फंडिंग, पार्शियल में क्या है कि कुछ चीजें सरकार आपको प्रोवाइड करवा सकती है, जैसे अगर आपको कहीं पे रैली करनी है, राइट, तो वहां पे जो भी माइक, टेंट, चेयर्स वगैरह का खर्चा आता है वो स्टेट आपको प्रोवाइड करवा देगा, ठीक है। आपको कैंपेन करने में, जैसे कि कैंपेन करने में आपको गाड़ियां वगैरह लगती हैं, तो वो स्टेट प्रोवाइड कर सकता है, राइट। तो पार्शियल फंडिंग की बात की, आपके एडवर्टाइजमेंट का खर्चा बचा सकता है स्टेट आपको, ठीक है, बाकी इंडिविजुअल लेवल पे आपको खुद खर्चा करना होगा। तो पार्शियल की बात की गई, जबकि इंद्रजीत गुप्ता ने कहा था कि नहीं, पूरी तरह से इलेक्ट्रल फंडिंग होनी चाहिए स्टेट्स की तरफ से, ऑलराइट। नेक्स्ट, नेक्स्ट इसकी एक सेटअप किया जा सकता है, नेशनल इलेक्टोरल फंड। इसमें क्या होगा कि जितना भी डोनेशन देना है, जिसको भी देना है, जिसको भी जो भी डोनेशन देना है, आप इस फंड में डिपॉजिट कर दीजिए, ठीक है, और फिर इस फंड को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सभी पॉलिटिकल पार्टी में इन प्रोपोर्शन कि आप कितने वोट लेकर आए थे पहले, ठीक है। सपोज कीजिए इस फंड में आए हमारे पास 100 रुपीज, मेक इट इजी, 100 रुपीज, ओके। अब लास्ट इलेक्शन में बीजेपी गॉट 45% वोट शेयर, तो 45 रुपीज सीधे बीजेपी को चले जाएंगे, ऑलराइट। फिर बाकी और जिन पार्टी के पास जितना परसेंट वोट शेयर आएगा उस हिसाब से हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्लियर। तो इससे एक चीज अच्छी होगी कि कम से कम ये जो किकबैक्स और ब्लैक मनी और ब्राइब का कल्चर है, इसको एटलीस्ट हम प्रिवेंट कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये फंड किसके पास होगा, नेशनल इलेक्टोरल फंड, ईसीआई के अंडर में,
और फिर वो तो ओपनली बता सकता है ना कि ये फंड आया, क्योंकि किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं आया। अगर किसी कॉर्पोरेट हाउस ने भी इस फंड में डोनेट किया है, सपोज 25 करोड़, तो बता सकता है कि हाँ मैंने डोनेट किया है हमारे देश की डेमोक्रेसी के लिए, इलेक्शन तो होने ही है। ऑलराइट, और उसमें कहीं भी ऐसा तो नहीं आया कि मैंने किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के लिए डोनेट किया है, नहीं किया है। वो तो उस पार्टी पे डिपेंड करता है कि वो लास्ट टाइम कितने वोट शेयर लेकर आई थी। क्लियर? तो दिस इज अनदर ऑप्शन। नेक्स्ट इज ये जो एनोनिमस डोनेशन है, इनको हमें कहीं ना कहीं थोड़ा कैप करने की जरूरत है। अभी तक बिल्कुल अनलिमिटेड है, जितना चाहे उतना कर लो, क्योंकि इसमें हमारी लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की जो 255th रिपोर्ट थी। अब देखिए, ये कुछ कमेटी के नाम, कुछ कमीशन या लॉ कमीशन वगैरह की रिपोर्ट, इनको कोट करना जरूरी हो जाता है एग्जाम में, क्योंकि यही दिखाता है कि आपने चीजें पढ़ी हैं अच्छे से। अदरवाइज तो आप रैंडमली एक कॉमन मैन की तरह कोई भी सजेशन लिखते रहो, उससे कुछ नहीं होगा जब तक आप किसी कमीशन या कमेटी की लैंग्वेज को कोट ना करो। ओके, इन्होंने कहा था कि देखिए एक कैप लगाने की जरूरत है कि ये जो डोनेशन हो रहे हैं, ओके, फ्रॉम एनोनिमस सोर्सेज, ठीक है, ये जो कैश डोनेशन आ रहा है आपका 2,000 रुपये वाला, इस पे कैप लगाने की जरूरत है कि ये 25 करोड़ से ज्यादा नहीं हो सकती, या फिर पार्टी के पास जो टोटल फंडिंग आई है, एनोनिमस डोनेशन प्लस इलेक्ट्रल बॉन्ड से आया डोनेशन, वो टोटल फंडिंग का सिर्फ 20% हो सकता है ये। राइट, अभी ये एनोनिमस डोनेशन बिल्कुल लिमिटलेस है, जितने चाहे उतने करते रहो। मुझे क्या करना है यार, लाखों लोगों के नाम पे 2,000 रुपए कर देने, पहले 20,000 था, पहले और ज्यादा होता था। ओके, सो फर्स्ट वी नीड टू पुट ए कैप ऑन दिस, वी नीड टू पुट ए कैप ऑन दिस। ऑलराइट, नेक्स्ट इज एनोनिमस डोनेशन अपनी जगह गए, कैश डोनेशन को आप पूरी तरह बंद कीजिए। जरूरत नहीं है यार 2,000 रुपए की भी, क्यों जरूरत है, जब आप 10 रुपए भी आजकल पेटीएम करते हो, कॉमन मैन तक पेटीएम कर रहा है, इवन विलेजेस में तक हो रहा है, तो फिर आपको ये कैश डोनेशन की जरूरत ही क्या है। तो पहले तो एनोनिमस डोनेशन पे तो रिस्ट्रिक्शन लगाने की जरूरत है ही, बट उसके बाद भी कैश डोनेशन को पूरी तरह बैन भी करना चाहिए, जरूरत नहीं है उसकी। नेक्स्ट, अब देखिए पॉलिटिकल पार्टीज ना अपना प्रॉपर ऑडिट पसंद नहीं करती हैं कि साल में आपका कितनी फंडिंग आई और आपने कहाँ कहाँ पे खर्च किया। ऑलराइट, तो ये दिया गया था, वेंकट चिलैया कमीशन कमेटी बनी थी हमारी, वेंकट चिलैया कमेटी। ओके, इसको हम लोग नेशनल कमीशन फॉर टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। इस कमेटी ने कहा था कि देखिए एक तो प्रॉपर ऑडिट होना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज का, ठीक है, इनके पास जो भी फंड आया कितना खर्चा हुआ, एंड दे शुड डिस्क्लोज एवरीथिंग, दे शुड डिस्क्लोज देयर इनकम एज वेल एज देयर एक्सपेंडिचर। क्लियर? नेक्स्ट इज हम अडॉप्ट कर सकते हैं ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको ऑस्ट्रेलिया का एग्जांपल दिया, ठीक है, कि उन्होंने जो फॉरेन फंडिंग थी उसको बैन किया। क्यों? क्योंकि फॉरेन फंडिंग कहीं ना कहीं ब्राइब कर रही थी वहां के पॉलिटिशियंस को, वहां की गवर्नमेंट्स को अपने काम निकलवाने के लिए। राइट, पहले फॉरेन फंडिंग बैन करने की जरूरत है। दूसरा, अगर आप फ्रांस को देखेंगे तो फ्रांस ने अपने यहाँ पर, आज नहीं, वे बैक इन 1995 इटसेल्फ, उन्होंने अपने जो कॉर्पोरेट डोनेशन थे उसको पूरी तरह से बैन कर दिया था, कि कॉर्पोरेट कोई अपनी मर्जी से डोनेट नहीं करता है, कॉर्पोरेट हमेशा डोनेट करता है ताकि गवर्नमेंट से हम फिर किसी तरह से प्रॉफिट ले सकेंगे आगे चल के। ऑलराइट, और सिर्फ इन्होंने कॉर्पोरेट डोनेशन को बैन नहीं किया था फ्रांस ने, इन्होंने अपने जो इंडिविजुअल्स जो होते हैं, जो इंडिविजुअल डोनेशन करते हैं, उसको भी कैप कर दिया था कि आप 6,000 यूरो से ज्यादा डोनेट नहीं कर सकते। ओके, तो सिर्फ कॉर्पोरेट फंडिंग को ही नहीं रोका इन्होंने, इन्होंने इंडिविजुअल लेवल पे जो डोनेशन होते हैं उसको भी रोका। राइट, एंड फ्रांस इज नॉट ओनली वन, इवन ब्राजील में देख लीजिए आप, उन्होंने भी अपने यहाँ पर कॉर्पोरेट डोनेशन बैन कर रखे हैं, इवन चिली ने बैन कर रखे हैं, और ये सब इन्होंने बैन किए क्योंकि इनके यहाँ भी कई करप्शन के केसेस आए थे कि किस तरीके से कंपनीज और गवर्नमेंट का नेक्सस बन रहा है, और लाइक कैपिटलिस्ट एंड गवर्नमेंट का नेक्सस बन रहा है, और कैसे कंट्री के नेचुरल रिसोर्सेज को, टैक्स पेयर के मनी को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ ये यही कमिटीज हैं, वेंकट चिलैया कमेटी, इंद्रजीत गुप्ता कमेटी या लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, ऐसी कई हैं, और मैं आपके साथ वो भी डिस्कस कर सकता था, लेकिन मैं अननेसेसरीली इसको और बड़ा नहीं करना चाहता, क्योंकि अल्टीमेटली हमारे पास अभी एक क्वेश्चन आएगा और इंटरव्यू में आपको एक तो क्रॉस क्वेश्चन किए जाएंगे, उससे तो ज्यादा ही मटेरियल हमने इसमें देख लिया है। नेक्स्ट इज कि एक बार टाइम था जब चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने कहा था कि इनको आरटीआई के एम्बिट में लाइए पॉलिटिकल पार्टी से, क्योंकि यहाँ पर यही डिमांड है, ये जो केस चल रहा है ना सुप्रीम कोर्ट में, यही है कि ये लोग इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं देते हैं पॉलिटिकल पार्टीज पूरा, क्योंकि उनका ये मानना है कि नो नो हम लोग आरटीआई के एम्बिट में नहीं आते, और पॉलिटिकल पार्टी से क्या, इवन सुप्रीम कोर्ट भी यही कहता है कि हम भी आरटीआई के एम्बिट में नहीं आते। तो जो भी हाई लेवल बैठे हैं दे ऑलवेज वांट कि नहीं हमें आरटीआई एम्बिट में मत लाइए, बाकी वो दुनिया भर की बातें करेंगे, ट्रांसपेरेंसी की, राइट टू इन्फॉर्मेशन की, एंड सो ऑन। और ओके, सो
पॉलिटिकल पार्टीज को आरटीआई के एम्बिट में लाना जरूरी है और बेटर है कि सभी पार्टीज एग्रीमेंट करके उसको फॉलो करें। राइट, तो हमने वे फॉरवर्ड देख लिए, हमने चैलेंजेस देख लिए, सिग्निफिकेंस क्यों लाया गया था, ओके, डोनर के क्वालिफिकेशन देख लिए, पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शन कैसे करती है ये, ओके, हमने प्रिंसिपल ऑफ एनोनिमिटी और राइट टू नो इन दोनों में जो क्लैश हो रहा है वो जान लिया, हमने एफसीआरए एक्ट में जो चेंजेस किए गए वो जान लिए और हमने कंपनीज एक्ट में जो चेंज किए गए वो जान लिए। ओके, सो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। बाकी अब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जैसे भी आएंगे उसको आप डे बाय डे अपने न्यूज़पेपर के थ्रू फॉलो कर सकते हैं, जो मिस ट्विंकल आपके साथ डिस्कस करती हैं डेली द हिंदू। एंड तो अपने नोट्स आप अपडेट करते रहिएगा। एंड आई अगेन इंसिस्ट कि आप अपने नोट्स हैंड रिटन ही बनाइए, वही आपके काम आएंगे। डोंट रिलाई ऑन बुक्स और वट एवर, क्योंकि दूसरे की लैंग्वेज में लिखी हुई चीज़ें समझ नहीं आती हैं, वो याद करना, वहाँ रिकॉल करना आसान नहीं होता। बट खुद से अगर आपने हैंड रिटन नोट्स बनाए, ये फ्लो चार्ट्स वगैरह जो मैं बना रहा हूँ ये सिर्फ इसलिए क्योंकि कई बार ये चीज़ है कि आप बार बार रिवाइज करके यू अटेन सॉर्ट ऑफ पिक्चर्स की मेमोरी। ओके, ये सब आपको फिर याद आ जाता है कि यार कुछ 7 पॉइंट्स लिखे थे मैंने बट मुझे कोई एक पॉइंट याद नहीं आ रहा है। ऑलराइट, एंड अल्टीमेटली the only thing is कि revision is the key to clear this exam. Only revision. All right. So that's it for this session. Thanks for joining. Have a great day. Keep learning.